नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं। आपको क्या लगता है, यूक्रेन वॉर सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच का लड़ाई है या एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरा का पूरा दुनिया जो है वो प्रभावित है? अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हुआ। यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं जिनका नाम है उर्सुला वोन डेर लेन, जिसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के पास कॉल किया और इनसे बात की, और इनसे बात करने के बाद कहा कि इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंडिंग द यूक्रेन वॉर। इस शब्द का अर्थ समझिएगा, इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंडिंग द यूक्रेन वॉर, यानी कि युद्ध खत्म करने की चाबी जो है वो इंडिया के पास है। और एक सीधा संदेश है कि युद्ध अगर कोई खत्म कर सकता है या युद्ध खत्म होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो इंडिया की भूमिका के बिना यह संभव नहीं। साथियों सोचिए, ये वही यूरोप है जिसने दशकों से हमें सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन माना, और आज उसकी सबसे पावरफुल लीडर खुले मंच से ओपनली यह बात कह रही है कि इंडिया इस ग्लोबल वॉर को खत्म करने की कुंजी रखता है, चाबी रखता है। इंडिया ही ये खत्म कर सकता है। ये भारत की डिप्लोमेसी का लेवल है, जहां हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खेल के निर्णायक जो है वो बन चुके हैं। और आज के इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यूक्रेन वॉर के ग्लोबल इंपैक्ट पर चर्चा करेंगे। पुतिन और ट्रंप के बीच में क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स, उसकी भी चर्चा करेंगे। इंडिया का रोल कैसे चेंज हो रहा है उसकी भी बात करेंगे, और इंडिया के रोल के चेंज होने के बाद इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है इस पर भी बात करेंगे। और क्यों कहा जा रहा है कि 21वीं सदी में डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी शक्ति इंडिया बनने जा रहा है। साथियों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार देश जो है वही सरवाइव करते हैं। इंडिया अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के साथ जो है वो खेलना होगा। दोस्तों, किसी भी घटना को समझाने के लिए हमें उसके जड़ तक जाना होगा, और यूक्रेन वॉर सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है बल्कि इसके पीछे कई स्तर के जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी छुपी हुई है, और इस सभी को हम समझेंगे। वीडियो हो सकता है कि कुछ लंबा हो जाए, लेकिन अंत तक अगर आप ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको अपने इस भारत की कैसी बदलती भूमिका है ये आपको समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि आपका ये जो प्यारा देश भारत है उसकी स्थिति अब कितनी बदल चुकी है। तो इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सबकी नजर इंडिया पर। युद्ध खत्म करने की चाबी इंडिया के पास, और ऐसा कहा है यूए की यूरोपियन यूनियन के चीफ स्पीक्स विद पीएम मोदी से इंडिया हैज इंपॉर्टेंट रोल इन एंडिंग यूक्रेन वॉर। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा पीछे चलना होगा, लगभग 3 साल पहले, और 3 साल पहले चलकर हमें रशिया और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआतों के ऊपर चर्चा करना होगा। लेकिन अभी चीन में जो एससीओ की मीटिंग है उसको आप कैसे भुला सकते हैं, क्योंकि ये एससीओ की मीटिंग के बाद ही घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं। ये एससीओ की मीटिंग ही है जिसके बाद ट्रंप जो है पगला गए हैं, ट्रंप दिल जले हो गए हैं, ट्रंप सीना पीट रहे हैं, माथा पटक रहे हैं, और ट्रंप के एडवाइजर अनर्गल बातें जो है वो कर रहे हैं। ये सारा का सारा ये तस्वीर आने के बाद की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। और यही आपने देखा है कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि भारत, चीन और रूस पार्टनर है। इन देशों में 1.5 अरब लोग और मजबूत अर्थव्यवस्था है, कोई इन्हें सजा देने की बात नहीं कर सकता है। ये उस बात पर है जब ट्रंप जो है वो इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ का खेला खेल रहे हैं। एससीओ ग्रुप का यही फोटो सेशन है जिसके बाद रूस, भारत और चीन को एक मंच पर देखकर ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि भारत बहुत गलत कर रहा है, भारत बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें एससीओ की बैठक की है जहां मोदी को जो ट्रंप हड़का रहे थे, अब वो कुछ
कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कह रहे हैं वापस आ जाओ भैया, काहे किसी आके हमसे जा गए। और ये सबसे शानदार तस्वीर जब मोदी और पुतिन द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार से रवाना हुए थे। कार में 50 मिनट की बात हुई और पुतिन ने धीरे धीरे जो है पर्दा हटाया है। अलास्का में ट्रंप के साथ क्या बात हुई तो उन्होंने बताया कि मोदी के साथ मेरी वही चर्चा हुई जो ट्रंप के साथ अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में हुई थी। वो सारी बातें वो मोदी को बता रहे थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह है पीटर नवारो, ट्रंप का सलाहकार, बड़ा ही बेवकूफ इंसान। भारत में जो है वो फिर युद्ध कराना चाहता है ये घटिया इंसान। भारत में जो है वो जातीय उन्माद फैलाना चाहता है ये इंसान। और ये इंसान कभी ब्राह्मणों के पीछे, यह इंसान कभी देश के पीछे लगा रहता है। और अमेरिका का काम है किसी भी प्रकार से अपना बस जो है रोटी सेकना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और भारत और चीन के रूस के करीब जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मोदी रूसी कम्युनिस्टों के हाथ से हाथ क्यों मिला रहे हैं, ऐसा पीटर नवारो कह रहा है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए बातों को समझते हैं और समझते हुए बातों को चलते हुए 2022 में हम लोग चलते हैं। 2022 फरवरी का महीना और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। फरवरी 2022, जैसा कि आपको याद होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। और उसका कारण क्या था? नाटो का पूर्व की ओर विस्तार। उसका कारण था यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता था और रशिया को लगा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो वेस्ट की जो सेना है वह सीधे रशिया के बॉर्डर पे आ जाएगी, जिससे कि रशिया की नेशनल सिक्योरिटी को जो है खतरा हो जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कि आपके घर के बगल में आपका प्रतिद्वंदी घर बना लेता है और वह हर दिन अपने दोस्त को लाकर आपके घर के गेट पर बैठा देता है और आपको डर लगेगा कि कल ये आपके घर को घेर ना ले, आपको घेर ना ले। तो रूस की स्थिति कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही। दूसरा, जब ये पूरा का पूरा युद्ध हुआ तो वेस्ट जो है, पश्चिमी देश जो है वो खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आए। जैसे युद्ध शुरू हुआ, यूएसए, यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर दिए, एडवांस मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स, टैंक सब सप्लाई कर दिए और कहीं ना कहीं रशिया को जो है हराने का पूरा प्रयास किया गया। आर्थिक रूप से काफी मदद किया गया, बिलियंस डॉलर जो है वो डायरेक्ट सहायता किया गया। यूक्रेन की इकोनॉमी को जो है सस्टेन करने के लिए फंड प्रोवाइड किया गया। रूस के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी गई। रूस के जो रशियन बैंक हैं उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ऑल गैस इंपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। रशियन कंपनी और जो भी थे उन सभी के जो संपत्ति थे उसको फ्रीज कर दिया गया। रशिया ने वेस्ट की सैंक्शन के के लिए जो है वो 3 तरीके अपनाए। सबसे पहले रशिया ने अपने एनर्जी एक्सपोर्ट को जो है डायरेक्ट किया। पहले यूरोप रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी मार्केट हुआ करता था, लेकिन सैंक्शन के बाद रशिया ने अपना ऑयल जो है, जो नेचुरल गैस है, वो इंडिया और चाइना जैसे देशों को बेचना शुरू किया, जिससे कि रशिया की अर्थव्यवस्था जो है बने रहे। इंडिया रशिया से जो है वो डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीदने लगा। 2021 तक इंडिया और रशिया के बीच में जो तेल का व्यापार था वो मात्र 2% से भी कम था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 2024-2025 में अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन, माफ कीजिएगा, रशिया और इंडिया के बीच में जो तेल का व्यापार है वो 2% से जो कम था वो बढ़कर 35% हो चुका है। रशिया ने चाइना के साथ ट्रेड जो है वो डॉलर के जगह युआन में करना शुरू कर दिया। ब्रिक्स नेशन में अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम की बात शुरू हो गई कि ब्रिक्स कंट्री आपस में जो है वो ब्रिक्स करेंसी यूज करेंगे। डॉलर को जो है वो दबाने के बारे में बात होने लगी। रशिया के कुछ क्षेत्रों में जो है वो क्या कर दिया गया कि यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में रशिया ने जो है वो परमानेंट मिलिट्री कंट्रोल कर लिया। जैसे कि अगर हम बात करें तो डोनेस्क, लुहांस्क और क्रीमिया का क्षेत्र जो 2014 में रशिया ने कब्जा किया हुआ था। रेफरेंडम कराकर रशिया ने इन सारे एरिया को मर्ज करने का प्रयास भी किया, और जिसका ग्लोबल इंपैक्ट ये हुआ कि अब ये जो वार, जो सैन्य वार हो रहा था, जो वार अभी तक केवल टैंक और मिसाइल से हो रहा था, अब ये वॉर जो है वो कुल मिलाकर ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को जो है वो पूरी तरह से प्रभावित करने लगे। यूक्रेन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूक्रेन जो है वो विश्व का बहुत बड़ा खाद्यान्न का पूर्ति करता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे ज्यादा गेहूं और सनफ्लावर का एक्सपोर्ट जो है वो यूक्रेन के द्वारा किया जाता है। लेकिन युद्ध के कारण ये जो सप्लाई चेन है वो टूट गया और कई गरीब देशों के सामने जो है वो खाद्य समस्या खड़ी हो गई। जैसे अफ्रीका देशों के सामने जो है वो भूख की समस्या बहुत ज्यादा हो गई।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर खाद्यान्नों के दाम बहुत तेजी से ऊंचाई पर चढ़ने लगे। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपके शहर के मुख्य अनाज की मंडी का रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो पूरे शहर में महंगाई तो फैलेगी ही। तो यही हाल अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद ग्लोबल लेवल पर हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि रशिया से सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जी लेता था, यानी कि हम बात करें नेचुरल गैस की बात करें, हम ऑयल की बात करें, तो सबसे ज्यादा यूरोप लेता था। 40% नेचुरल गैस रशिया से यूरोपियन कंट्री लेते थे। लेकिन जैसे सैंक्शन लगा रशिया के ऊपर, ये सारी की सारी सप्लाई रुक गई। समस्या किसके सामने आई? यूरोपियन कंट्रीज के सामने। 2022 के ठंडियों की अगर हम बात करें तो कई देशों में जो है वह हीटिंग क्राइसिस शुरू हो गई। हीटिंग क्राइसिस क्योंकि वहां ठंडी बहुत ज्यादा है, तो ये गैसों का प्रयोग किया जाता था रूम को गर्म करने के लिए। तो जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो यहां समस्या हो गई। तो इन्होंने यूएस से जो है वो एलएनजी आपका लेना शुरू किया, कतर से जो है वो लेना शुरू किया। तो कुल मिलाकर यह स्थिति देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन से फूड और रशिया से एनर्जी, अब वैश्विक स्तर पर हमने देखा कि फूड और एनर्जी दोनों की समस्या हमें देखने को मिली। सप्लाई चेन जो है वो टूटा और कई देशों के जीडीपी ग्रोथ रेट भी जो है वो बहुत धीरे हो गए। श्रीलंका, पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। आर्थिक संकट जो है यहां बढ़ गया। यानी कि जो युद्ध मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये युद्ध जो है वह ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर के रूप में बदल गया, पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया और हर देश इसमें किसी ना किसी रूप से जो है वो प्रभावित हुआ। यानी कि यूक्रेन का जो वॉर था वह सिर्फ कीव या मॉस्को तक सीमित नहीं था। कीव यूक्रेन की राजधानी, मॉस्को रशिया की राजधानी। तो यूक्रेन के वॉर को अगर हम बात करें तो यूक्रेन का वॉर कीव और मॉस्को तक सीमित नहीं था। इसकी गूंज दिल्ली, वाशिंगटन, बीजिंग, लंदन, हर जगह जो है वो सुनाई दे रही थी। और 21वीं सदी का पहला ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों जो पूरी ग्लोबल ऑर्डर को अगर हम बात करें तो ये क्या कर सकता है? रीडिफाइन कर सकता है। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदला। आज यूरोप किन दुविधाओं में फंसा हुआ है और क्यों वो इंडिया को ब्रीज मान रहा है, इस पर हमें एक एक करके चर्चा करनी होगी। आज यूरोप के सामने ये समस्या क्यों हुई कि यूरोप कह रहा है कि मोदी के पास जो है वो चाबी है, मोदी चाहेंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच का जो है वो युद्ध खत्म हो सकता है। दोस्तों, इसको हमें समझने के लिए हमें जो हमने कहा कि कुछ बिंदुओं को समझना होगा। सबसे बड़ा संकट है एनर्जी डिपेंडेंस। हमने कहा कि यूरोपियन कंट्री एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड थी। युद्ध के पहले हमने कहा कि यूरोपियन कंट्री का 40% गैस जो है वो रूस से आता था, पाइपलाइन के ऊपर निर्भरता थी। युद्ध के बाद ये मॉडल टूटा और युद्ध के बाद ये जो मॉडल टूटा तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो क्या होने लगी? कम हो। और यूरोप को पहली बार यह एहसास हुआ कि ऊर्जा ने उसकी इकोनॉमी को जो है वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूरोपियन यूनियन कभी 28 देशों का समूह था, जिसमें से ब्रिटेन के निकलने के बाद, ब्रेक्जिट के बाद 27 देशों का समूह हुआ। और इन 27 देशों ने एक सुर में जो है वह यूक्रेन को सपोर्ट किया, रूस के ऊपर सैंक्शन लगाए, डिफेंस इंडस्ट्री स्केल अप किया और आंतरिक मतभेद, कभी जर्मनी का फ्रांस के साथ, कभी इटली के साथ, कभी अन्य यूरोपियन देशों के साथ आर्थिक मतभेद बार बार उभर के आए। कई दौर में तो ऐसा हुआ कि हंगरी और स्लोवाकिया ने नए सैंक्शन पैकेज के ऊपर जो है वो वीटो लगाने की धमकी दे दी। यानी कि जो पॉलिटिकल यूनिटी थी यूरोपियन यूनियन की, राजनीतिक रूप से जो इकट्ठा थे, उसमें भेदभाव हमें देखने को मिले, इसमें फूट की स्थिति आ गई। फिर भी दबाव से अक्सर कॉम्प्रोमाइज हुआ और कॉम्प्रोमाइज होने के बाद चीजें जो है वो चल रही थी। तो यूरोप एकजुट है, पर सर्वसम्मति आधारित फैसले अभी भी जो है बहुत धीमे हो रहे हैं और संवेदनशील तरीके से हो रहे हैं। और इसी कारण यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि यह युद्ध जो है वो बहुत बड़ा ना हो। वॉन डेर लायन जो कि यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं, वो इंडिया पर जोर क्यों दे रहे, और क्यों इन्होंने कहा कि इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल? दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के अंत की अगर हम बात करें तो इस युद्ध का अंत बस डिप्लोमेसी के माध्यम से हो सकता है। और यह संदेश सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी तक पहुंचाया गया। यानी कि भारत के पोजीशन के बारे में बात हो रही है। और युद्ध में अगर भारत के पोजीशन के बारे में बात करें तो भारत इस युद्ध में हमेशा बैलेंस्ड जो है, बैलेंस स्टेट पर है। भारत न्यूट्रल है।
ना वो रूस के साथ ओपन है, ना वो वेस्ट के साथ है। वह रशियन ऑयल खरीद रहा है क्योंकि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया हमारा डिमांड है इसलिए हम खरीद रहे हैं और हमें अपनी इकोनॉमी को जो है, हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था को जो है वो बनाए रखना है। साथ में वो G20 की मीटिंग में जा रहा है, यूएन की शांति पर जाके बात कर रहा है, सभी जगह जाके बात कर रहा है। यानी कि यूरोपियन यूनियन को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो दोनों ड्रेसिंग रूम में जाकर बात कर सके, और इंडिया वही है इस मैच का रेफरी जिसे दोनों टीम कम से कम सुन तो रही है। तो यूरोपियन यूनियन की एक स्ट्रेटेजिक गणित भी इसमें लग रही है कि इंडिया डेमोक्रेसी के माध्यम से, मार्केट के माध्यम से और ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में जो है वो जाके बात करे। यूरोपियन यूनियन समझता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो वो इंडिया है, विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात करें तो इंडिया है, साउथ में अगर ग्लोबल साउथ में प्रभावी प्रतिनिधि की बात करें तो इंडिया है। तो इंडिया ही वो है जो कि ब्रिज का काम कर सकता है, सेतु का काम कर सकता है। वह यूरोपियन यूनियन से भी बात करेगा, वह यूएसए से भी बात करेगा, वह रशिया से भी बात कर सकता है। और इसलिए ये आज हमें कंडीशन देखने को मिल रही है। इस कंडीशन को अगर हम यूरोपियन यूनियन के चश्मे से देखें दोस्तों, माफ कीजिएगा, अगर हम यूरोपियन यूनियन के चश्मे से अगर इस पूरे मामले को देखते हैं तो एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में डिपेंडेंस घट चुकी है, रिस्क बरकरार है। इसलिए स्टेबल पीस की डिप्लोमेसी में इंडिया की जरूरत है। पॉलिटिक्स की बात करें तो जो आंतरिक वीटोज लग रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि हंगरी ने जो है वो वीटो लगाने के बारे में बात कर दिया, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो रूस के ऊपर सैंक्शन की बात हो रही थी। तो इसका मतलब है कि एक कोई भरोसेमंद बाहरी साथी चाहिए जो कि ये काम कर सके, और इंडिया को साथ में रखकर यूरोपियन यूनियन शांति फॉर्मूला तैयार करना चाहता है कि वह आर्थिक डील करे, आर्थिक डील मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से जो है वो इसको आगे बढ़ाए। तो यूरोप के लिए इंडिया जो है एक चाबी है, क्योंकि वही एक साथ रूस से भी बात कर सकता है, वही वेस्ट का भरोसा भी रखता है, और यही है आज के डिप्लोमेसी की असली ताकत। अब रशिया के अगर हम बात करें, रशिया के फैक्टर के ऊपर बात करें दोस्तों, तो रशिया जो कि पहले यूएसएसआर था, दशकों से इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर। 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसने बांग्लादेश लिबरेशन में डिसीव रोल निभाया। डिफेंस में आज भी भारत के पास जो हथियार, उसमें 60 से 70% के आसपास जो हथियार हैं, जैसे हम S-400 की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, सुखोई की बात करें, MiG-29 के बारे में बात करें, वो रशियन। यूक्रेन वॉर के दौरान जब वेस्ट ने सैंक्शन लगाए तो इंडिया ने रशिया से चीप क्रूड ऑयल जो है खरीदना शुरू कर दिया। 2021 में रशिया से जो इंडिया 2% लेता था, हमने अभी चर्चा की कि 2023, 24, 25 में ये 35% से 40% चला गया है। और इंडिया की मजबूरी थी, अगर इंडिया नहीं खरीदता तो इंडिया में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं रूस से सस्ता तेल खरीदना, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, वो इंडिया के इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिला। पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेजी से नहीं बढ़े जब विश्व में अर्थव्यवस्था में उठापटक चल रहा था, तेलों के दाम भाग रहे थे, लेकिन भारत में कंट्रोल थे। रणनीतिक रूप से अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिक रूप से भी अगर हम बात करें, तो इंडिया रशिया के ऊपर बहुत डिपेंड है। अगर इंडिया रशिया को नाराज करता तो जो डिफेंसिव सप्लाई है वो रुक सकते थे, भारत के नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा हो सकता था, और इसलिए इंडिया रशिया को पूरी तरह से कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। अब इंडिया को यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हम तुलना करें तो इंडिया को यूएस और यूरोपियन यूनियन से क्या मिल रहा है? तो बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है, मार्केट, और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल रही है। यूएस और यूरोपियन यूनियन के लिए अगर हम बात करें तो यूएस और यूरोपियन यूनियन इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट में, स्टार्टअप में, हर जगह। जैसे कि हम सेमीकंडक्टर डील्स की बात करें, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स की बात करें,
डिफेंस में भी अगर हम बात करें तो हमने राफेल लिया फ्रांस से, अभी हमने जर्मनी के साथ जो है वो हमने डील की, है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के 40 लाख से ज्यादा इंडियन जो है वो अमेरिका में रहते हैं, और पॉलिटिकल लॉबिंग में इंडिया के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पे जाते हैं तो हमने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय डायस्पोरा ग्लोबल हेडलाइंस बन जाती, और वेस्ट चाहता है कि इंडिया ओपनली रशिया की निंदा करे, इंडिया रशिया के खिलाफ जो सैंक्शन लग रहा है उसको ज्वाइन करे और यूक्रेन को सपोर्ट करे। लेकिन अगर ऐसा इंडिया करता है तो रशिया नाराज होगा और इससे इंडिया का डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो हमने दो स्टैंड देखा, एक रशिया के फेवर में बोलने से क्या होगा, दूसरा यूरोपियन यूनियन और यूएसए के साथ बोलने से क्या होगा, और तीसरा अगर इंडिया न्यूट्रल रहता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि रणनीतिक रूप से हम स्वायत्त, मतलब इंडिया किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। नेहरू जी ने नाम के बारे में बात की थी, गुट निरपेक्ष, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। और नेहरू जी का जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है कि हम किसी भी गुट के नहीं रहेंगे, वो जो बात नेहरू जी ने उस समय कही थी, आज तक 2025, 1947 से 2025 तक की हम बात करें तो हम नेहरू जी के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। भारत अभी भी नेहरू जी के सिद्धांतों को, नेहरू जी के प्रिंसिपल को जो है फॉलो कर रहा है। और भारत बार बार एक ही चीज कहता है कि बुद्ध के देश में युद्ध की बातें नहीं होगी। भारत बार बार एक ही बात कहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही युद्ध का सॉल्यूशन है, और हम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि शांति के पक्षधर हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने कई बार एक स्टेटमेंट दिया है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का काल नहीं है, युद्ध का समय नहीं है। अभी तो 2025 में एससीओ की मीटिंग चेन्नई, माफ कीजिएगा, चीन में हुई, लेकिन एससीओ की मीटिंग 2022 में जब समरकंद में भी हुई थी तो उस समय भी मोदी जी ने एक ही चीज कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और ये लाइन इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल हुई कि G20 का जो बाली डिक्लेरेशन था, उस बाली डिक्लेरेशन में भी इसको शामिल किया गया। यानी कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक पीस एडवोकेट जो है वो बन रहा है। मान लीजिए कि एक कॉलोनी में दो परिवार हैं और दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं, और एक तीसरा परिवार है जो दोनों से अच्छे रिश्ते रखता है। अब अगर ये तीसरा परिवार न्यूट्रल रहकर दोनों को बैठाकर समझाए कि असली ताकत किसके पास है, तो वही मीडिएटर होगा। और न्यूट्रलिटी यानी कि तटस्थ होना कमजोरी का परिचायक नहीं है। अगर भारत तटस्थ है इसका मतलब यह नहीं कि भारत कमजोर है, भारत वीक है। तटस्थ होना, न्यूट्रल होना स्मार्ट डिप्लोमेसी का परिचायक। अगर इंडिया ओपनली रशिया या यूएस का पक्ष लेता तो आपको भी पता है कि क्या होगा, कहीं ना कहीं भारत का नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर असर पड़ता। तो फिर प्रश्न वही कि यूरोपियन यूनियन ने यह बात क्यों कही कि इंडिया इज अ की प्लेयर। दोस्तों, इस टॉपिक को हमें समझने के लिए यह समझना होगा कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत धीरे धीरे जो है वो पावरफुल भी बन रहा है। और ये पावरफुल जो बन रहा है ये अपने पॉपुलेशन और इकोनॉमी की वजह से पावरफुल नहीं बन रहा, ये पावरफुल बन रहा है अपने मोरल स्टैंडिंग की वजह से। हम जान रहे हैं कि हम 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या लेकर चल रहे हैं, और वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मॉडल को लेकर चल रहे हैं। 140 करोड़ लोग मिलकर देश में एक नेता चुनते हैं और उसके बाद भी देश में शांति बनी रहती है। ये अपने आप में एक यूनिक है। जब यूरोप डेमोक्रेसी की बात करता है तो उसे लगता है कि इंडिया नेचुरली एक मोरल वॉइस है। दूसरा, कोल्ड वॉर के समय भी हमने देखा था कि इंडिया ने ना नाटो का साथ दिया था, ना ही सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन किया था। इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में बात की थी, और इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम का गुट निरपेक्ष का फाउंडिंग मेंबर भी, और ये लेगेसी आज भी बनी है।
यूक्रेन वॉर में इंडिया ने रशिया की अंधभक्ति नहीं की, रशिया को आंख बंद करके सपोर्ट नहीं किया, और ना ही वेस्ट को। जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हो तो वो देश जो बीच में खड़ा रहकर शांति की बात करे, शांति का पाठ पढ़ाए, वही असली मॉरल सुपर पावर कहलाता है। इंडिया की स्थिति अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक रूप से भी अगर हम बात करें तो भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। 2024-25 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% दुनिया की सबसे तेज है। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है लेकिन इंडिया राइज कर रहा है, और यही वेस्ट के लिए होप की तरह। ग्लोबल साउथ में इंडिया एक लीडर की तरफ उभर रहा है। अफ्रीका हो, एशिया हो, लैटिन अमेरिका जैसे देश इंडिया को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। G20 के प्रेसिडेंसी में पीएम मोदी का एक लाइन था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और यह डेवलपिंग नेशन के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग का जो है वो काम करता है। जैसे किसी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ट्रांसलेटर दोनों ग्रुप के लैंग्वेज को समझाता है, वैसे इंडिया ग्लोबल साउथ और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में दोनों की भाषाओं को समझने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लोकेशन हम देख रहे हैं, इंडियन ओशियन और इंडियन के साथ पैसिफिक की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडिया एक बैलेंसिंग रोल अपना रहा है। और यूरोप ने ये बात को समझ लिया है कि अब जियो पॉलिटिक्स का सेंटर सिर्फ अटलांटिक नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। और इंडिया का लोकेशन मिडिल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के जो भी देश है उन सभी के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसलिए इंडिया के बिना हम सिक्योरिटी के बारे में बात कर ही नहीं सकते। विश्व के 60% से ज्यादा ग्लोबल जो व्यापार हो रहे हैं, ग्लोबल जो ट्रेड हो रहे हैं, वैश्विक व्यापार हो रहे हैं, वो इंडियन ओशियन के रास्ते से जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की इनस्टेबिलिटी होगी तो यूरोप की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे कि लाल सागर में हम देखते हैं कि हूथी के आतंकी आतंक करते हैं तो यूरोप के लिए तेल और कार्गो के प्राइस जो है बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया जो है वो रशिया की भी सुनता है, इंडिया जो है वो वेस्ट को भी एंगेज करता है और सबको बैलेंस करके चलता है। और दुनिया में आज कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसे पुतिन और ट्रंप दोनों कॉल कर सकते हो, लेकिन मोदी के पास ये लग्जरी है और यही इंडिया की असली ताकत है। साथियों, यूक्रेन वॉर जितना लंबा चलेगा यूरोप का इकोनॉमिक कंडीशन उतना ज्यादा खराब होगा। रशिया को डायरेक्ट कॉन्फ्रंट करना रिस्की है, इसलिए उन्हें एक क्रेडिबल मीडिएटर चाहिए था जो रशिया को भी समझे, वेस्ट का भी साथ दे, और यह रोल सिर्फ इंडिया अपना सकता है। इंडिया पीस टॉक के बारे में बात कर सकता है और इंडिया को दुनिया का सबसे रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में जो देखना है, यह वही कंडीशन है जब 1970 में हेनरी किसिंगर ने यूएस और चाइना के बीच में मध्यस्थता कराई थी और एक ऐतिहासिक कदम था। इंडिया सॉफ्ट पावर के माध्यम से जो है एक अपनी पहचान बना चुका है। और इंडिया ने अगर रशिया यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दिया तो इसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नोबेल पीस प्राइज जैसे ग्लोबल ऑनर्स भी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मिल सकता है, जो ट्रंप चाह रहे हैं। क्योंकि जब कोई युद्ध खत्म कराता है तो सिर्फ एक देश का नेता नहीं होता है बल्कि पूरी दुनिया का स्टेट्समैन कहलाता है, और यह मौका इस समय मोदी और इंडिया के पास है। अब इंडिया अगर बैलेंस अप्रोच अपनाता है, साइलेंट गेनर होता है, तो उसको रशिया से जो है वो सस्ता तेल मिलेगा, उसको यूरोपियन यूनियन और यूएसए से जो है टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर इंडिया, रूस और अमेरिका किसी एक पक्ष में झुकता है, रूस की तरफ जाता है तो वेस्ट नाराज होते हैं, वेस्ट की तरफ जाता है तो रूस नाराज होगा।
तो कहीं ना कहीं इंडिया को लॉस होगा। तो इंडिया को इस समय क्या करना होगा? बहुत ही बैलेंस तरीके से स्टेप उठाना होगा, बहुत बैलेंस बना के रखना होगा, और दोनों कैंप से रिलेशन को स्ट्रांग बना के रखना होगा। साथ ही मीडिएशन की कोशिश करते रहना होगा ताकि ग्लोबल पीस में जो है एक्टिव रोल इंडिया का दिखे। साथियों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ दोस्त नहीं, ऑप्शन बनाने चाहिए। इंडिया को एक ऐसी पोजीशन क्रिएट करनी होगी कि हर पार्टी को यह लगे, चाहे रशिया हो चाहे वेस्ट, कि इंडिया हमारे साथ है। यूक्रेन वॉर सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है साथियों, इसका सदा सीधा असर इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ेगा, पॉलिटिकल डिबेट भी बढ़ेंगे, गवर्नमेंट की स्टैंड के ऊपर भी चर्चा होगा। इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या पड़ेंगे? भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा सरकार के ऊपर, ऑयल और गैस के प्राइस उठेंगे तो, फूड के प्राइस होंगे उठेंगे तो भी दबाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमियों के साथ समस्या होंगी। यानी कि इंटरनेशनल वॉर का असर आपके घर के रसोई तक। और यूक्रेन वॉर ने यह दिखा दिया कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ बॉर्डर तक नहीं बल्कि रसोई तक जुड़ा हुआ है। तो फिर प्रश्न है कि इंडिया चुप क्यों है? क्यों इंडिया जो है वो ओपन स्टेटमेंट नहीं देता कि रशिया गलत है या वेस्ट गलत है? वो न्यूट्रल रहकर इंडिया अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अवॉइड कर रहा है? क्या डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सरकार जो है वो फेल हो रही है? दोस्तों, भारत का एक नीति है, गवर्नमेंट का एक स्टैंड है, वो है नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। यानी कि भारत का जो इंटरेस्ट है उसको प्राथमिकता देना। और गवर्नमेंट ने कई प्लेटफॉर्म पर इस बात को क्लियर किया है कि इंडिया की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है कि नेशनल इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करे। न्यूट्रल का मतलब वीक नहीं है, हमें अपने देश को देखना है, हमें देखना है कि हमारे देश के सामने जो है वो कोई समस्या ना आए, और इन सभी को चीजों को लेकर जो है वो चलना है। और इसलिए आज ये कंडीशन आई कि यूरोपियन यूनियन के हेड को जो है, चीफ को जो है, ये मोदी के बारे में कहना पड़ा। साथियों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। ये मेरी पूरी कोशिश थी यूरोपियन यूनियन के चीफ का मोदी के साथ ये बात कहना कि इंडिया के पास वो कुंजी है, वो चाबी है, जिसे रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोका जा सकता है। कहां तक उचित? अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।